हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स का रिवीजन करने वाले हैं और हम लोग इसमें देखेंगे कि जो 27 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है उसके जो जो फार्मूले हैं और जो जो मेथड हैं उनको हम लोग लगाएंगे और उससे हम लोग क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सबसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, जिनको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं क्वेश्चन आता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब इनको हम लोग दो पार्ट में तब बांट सकते हैं। पहला लिख लेंगे परिमेय संख्या और दूसरा लिख लेंगे अपरिमेय संख्या। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, जबकि इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसी में हम लोग को बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। जैसे इसमें आ जाता है पहला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम लोग होल नंबर। तीसरा हो जाएगा पूर्णांक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, चौथा हो जाएगा हमारा सम संख्या, सम संख्या। पांचवा हो जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या। छठवा हो जाएगा भाज्य संख्या। सातवां हो जाएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आठवां हो जाएगा सह अभाज्य संख्या। इसके बारे में थोड़ा सा पहले आप जान लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे। प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे इनका जो हम लोग सेट लिखे तो इसमें हम लोग इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख लेंगे इसका जो भी सेट बनेगा 1 2 3 4 करते हुए हम लोग इनफाइनाइट तक लेते जाएंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे। और इन्हीं नंबर्स में अगर हम लोग जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो हमारा होल नंबर आ जाएगा 1 2 3 4। इस तरीके से हम लोग आगे अगर बढ़ते जाएँ तो हमारा इनफाइनाइट तक चले जाएंगे तो ये होल नंबर्स हो जाएंगे। अब पूर्णांक को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। और इन्हीं के बीच में जैसे यहाँ तक तो हमने लिखा था 0 1 2 3 4 ऐसे करते हुए अगर इनफाइनाइट तक गए थे। लेकिन अगर इससे पीछे आते हैं तो निगेटिव नंबर अगर लिख ले -1 -2 -3 और ऐसे करते हुए हम लोग इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक चले जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। इंटीजर्स दो तरीके के होंगे, यहाँ से इधर के जो भी इंटीजर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और यहाँ के इधर जो भी इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे? निगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब समझिएगा। सम संख्या को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। और इसमें क्या क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 10 जो भी संख्याएं 2 से पूरा पूरा कटे उनको हम लोग इसमें लिख सकते हैं और ये इनफाइनाइट तक चली जाएंगी। विषम संख्याएं, देखिए नेचुरल नंबर जो भी लिखे थे इसमें से सम संख्याओं को अगर छाट दिया जाए 2 4 6 8 को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 9 और करते हुए लोग इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। भाज्य संख्याएं, जो संख्या जिनका गुणनखंड वो संख्या या एक या उसके अलावा और कोई गुणनखंड बन जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे कि हम लोग की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, इसके बाद हम लोग की 6 है, फिर इसके बाद हम लोग 8 ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोग अगर इनफाइनाइट तक चले जाए तो इसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। अभाज्य संख्या, जिनका गुणनखंड एक या वही संख्या उसके अलावा कोई अलग संख्या ना आए उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से करते हुए अगर हम लोग लिखते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो दो संख्याओं का हम लोग पेयर बनाते हैं और उसमें क्या होना चाहिए? तो उनका HCF कितने का बराबर आना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो जैसे कि हमने ले लिया 3 और 5, अगर इन दोनों संख्याओं का अगर हम लोग HCF निकालते हैं 1 के बराबर होगा। हमने मान लिया कहीं ले लिया 13 और 17,
इनका भी HCF निकालेंगे तो 1 के बराबर होगा। तो इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्याएं बोल देंगे। और परिमेय संख्या के लिए तब यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाए उन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे शर्त यह है कि इसमें Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसमें शर्त यह है कि जो हमने नीचे Q लिखा है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से कोई भी संख्या आप उठा लीजिए और उसके नीचे अगर हम लोग 1 रखते हैं, 0 को छोड़ करके आप कोई भी नंबर रख दीजिए, तो वो सभी क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। तो ये सब की सब परिमेय संख्या के अंदर आ जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखने वाले हैं। अब किसी के भी नीचे आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय, ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग पहला लिख सकते हैं कि जो संख्याएं कड़ी से स्वतंत्र न हो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, ये सभी संख्याएं कड़ी से बाहर नहीं निकल पाएंगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और इसकी दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत हो तथा अनावर्ती हो, तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। जैसे कि अगर वो संख्या को अगर हम लोग कटाना चाहें तो वो जल्दी कटेगी नहीं और वो जल्दी रिपीट नहीं होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। एक चीज़ और यहाँ नोट करिएगा, हम लोग यहाँ पे 90 नंबर में लिख रहे हैं। अगर कोई संख्या जैसे 0.66 अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रही है तो उसको भी हम लोग परिमेय संख्या के अंदर रखेंगे, ठीक है। या फिर कहीं पे हम लोग का कोई संख्या है 0.2 और लिख करके अगर इसके ऊपर बार का सिंबल लग गया, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब इसको बार बार लिख सकते हैं। और या फिर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या में आ जाएगा। अब इसमें आ जाए, जैसे कड़ी 2 का ही मान लेते हैं, तो 1.4 करते हुए अगर दशमलव के बाद हम लोग अनंत स्थानों तक भी जाएंगे तो वो पूरा कटेगा ही नहीं, जबकि यहाँ पे सेम नंबर क्या होना चाहिए, रिपीट होगा तभी परिमेय संख्या होगी। चलिए, एक तीसरा इसमें होता है कि पाई। हम लोग लिखते हैं नोट में कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग पाई का मान अगर निकालते हैं तो 3.141957 ऐसे करते हुए जाएंगे तो ये अनंत तक चला जाएगा। तो पाई भी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और एक चीज़ और इसमें लिख लीजिए चौथे नंबर में कि अगर कोई संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती के रूप में लिखना है, इसमें जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती के रूप में लिखा जाए, जैसे 0.10 1 00 1 000 1, हम लोग 4 टाइम्स 0 लिख करके अगर आगे तक लिखते हैं तो ये इधर जो भी लिख रहे हैं वो सभी अपरिमेय संख्याओं के लिए लिख रहे हैं, और ये भी इधर जो भी आ रही हैं वो सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कहीं पे, तो कहाँ क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पे चलिए, कहीं अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को छांटिए, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हम लोग को दे दिया जाए कड़ी में 4, कड़ी में 2, कड़ी में हमने मान लिया 13, कहीं दे दे पाई 0.6 के ऊपर बार लगा दे, और इसमें से हमको कह दिया जाए कि निम्न में से परिमेय और अपरिमेय संख्या को छांटिए, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। तो अगर परिमेय संख्या की बात करेंगे तो परिमेय संख्या में कौन कौन सी आ जाएंगी और अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी आ जाएंगी। अगर क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाता है तो परिमेय संख्या में हम देखते हैं कि चूंकि 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसलिए 4 को हम लोग बाहर निकाल करके लिख देंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब परिमेय संख्या में कड़ी में 4 आ जाएगा। चूंकि कड़ी 2 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इसमें लिख सकते हैं। अब
कड़ी में 13 को देखेंगे, कड़ी 13 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए कड़ी भी 13 भी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। पाई, अभी हम लिखे थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग लिख लेंगे इसके अंदर पाई आ जाएगा। 0.6 के ऊपर बार लगा है और आपको बताएं कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब 0.6 के ऊपर अगर बार लगा है तो वो परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या को छांटना होगा तो ऐसे आप छांट सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम देखने वाले हैं, तो आप इसे नोट करिए। अब हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हम लोग एल्गोरिथम भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये चूंकि परीक्षा में इससे एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग, जैसे हमको बताया गया था कि अगर भाग करना है, मान लेते हमको 17 में डिवाइड करना है 3 से, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग 3 का हम लोग टेबल पढ़ते थे और देखते थे कि या तो 17 मिल जाए या तो उससे कम मिल जाए, तो हम लोग 5 टाइम्स ले जाएंगे तो हमको 15 मिलेगा, माइनस करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। ठीक है, उस समय हम लोग को भाग को चेक करने का एक फार्मूला बताया गया था और वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूले से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला फार्मूला निकालने वाले हैं। वो कैसे आता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसमें हम लोग रखते थे, तो अगर रखते थे तो भाज्य हमारा था 17 बराबर भाजक है 3 गुणे भागफल है 5 और प्लस शेषफल है हमारा 2 के बराबर। अब हम लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 प्लस 2 मिलकर के 17 के बराबर, इसका मतलब जो हमने भाग किया है वो सही है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ये होता है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के रूप का। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि a क्या हो गया हमारा, तो a हमारा हो गया भाज्य, b क्या हो गया हमारा भाजक, q हो गया हमारा भागफल और r हो गया हमारा शेषफल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो a तो हमारा भाजक है, a क्या है, भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल हो गया। अब हमको क्वेश्चन देगा कि इनका HCF कैसे निकालेंगे। जैसे हमको 2 संख्या दे दिया और कह दिया कि हमको उसका HCF बताइए। जैसे कि हम लोग को एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्योंकि ये भी फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। अब हम एक यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अगर हो जाए कि 135 और 225 का HCF, अगर हमको कह दें कि केवल HCF निकालने के लिए, तो जो मेथड तो हम लोग जानते थे उस मेथड से लगा सकते हैं। लेकिन अगर कह दें कि 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए देखिए हम लोग इसका स्टेप पहले देख लेते हैं कि स्टेप से कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले दोनों में चेक करेंगे कि बड़ी संख्या कौन है। तो हम लोग चेक करेंगे दोनों में 225 और 135 में 225 135 से बड़ी है। इसका मतलब 225 को इधर रख देंगे और इसमें हम लोग को भाग देना है 135 से। अब देखेंगे कि इसका अगर एक बार भाग जाता है तो हमको कितना मिल गया, 135 मिल गया। अब अगर हम लोग इसमें से कितना घटाएंगे कि हम लोग को 135 मिल जाए, तो हम लोग देखेंगे कि 225 में से 135 घटाएंगे तो 90 मिलेगा। इसका मतलब हम लोग 90 अगर इसमें जोड़ देते हैं तो 135 और 90 मिल करके 225 के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने जो काम करना था जैसे इस मेथड से हमने कर दिया। अब इसके बाद फिर चेक करेंगे 135 और 90। ये काम आपको तब तक करते जाना है जब तक कि उसका शेषफल 0 ना हो जाए। तो फिर लिखेंगे कि चूँकि 135 बड़ा है कितने से, 90 से। ठीक है, तो 135 में अब इस बार कितने से भाग देना है हमको, 90 से भाग देना है। तो 90 से भाग देंगे, कितने बार ले जाएंगे, तो 90 का अगर पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़ते हैं तो 90 मिल जाएगा। तो कमी कितने की है, हम लोग देखेंगे कि 135 में से अगर 90 घटाते हैं तो 45 की कमी है, तो इसमें लोग 45 ऐड कर दिए। फिर अगला काम क्या करना है, फिर अब यहाँ पे अभी तक तो शेषफल 0 है नहीं, फिर 90 और 45 को ले लीजिए। तो कहेंगे कि 90 बड़ा है कितने से, 45 से। अब हम लोग फिर 90 में 45 से भाग देना है, तो लिखेंगे 90 बराबर 45 से भाग देना है, कितने बार ले जाएंगे, 2 बार। 2 बार में ही हम लोग का शेषफल
क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल मिला करके 45 का 2 में गुणा करेंगे, ये 90 के बराबर आ गया। और जब शेषफल 0 के बराबर हो जाता है उस कंडीशन में जो ये भाजक है वही इसका क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। इसका मतलब हम कह देंगे कि इसका HCF 45 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 135 और 225 का HCF अगर निकालेंगे तो 45 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस मेथड से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परीक्षा में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों के बारे में कि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। जैसे अब हम लोग इसके बाद की जो टॉपिक है कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग को प्रश्न अगर आ जाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। जैसे कि हम लोग अभाज्य संख्याएं जानते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस फॉर्मेट में अगर हम लोग की संख्याएं हैं तो इनको हम लोग अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो हम लोग को मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो हम लोग को देखना है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 के रूप में वो बने और उनका बस हम लोग पावर के रूप में बना करके लिखें। ठीक है, जैसे कि 140 को हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं लिख सकते हैं इसको 14 गुणे 10। ठीक है, लेकिन ये अभाज्य रूप में तो लिखा नहीं है, तो हम लोग 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं और 10 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे 10 को लिख सकते हैं 2 7 14 हो गया, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 2 5 10 हो गया। अब हम लोग को देखना है कि 2 के रूप में बस बनना चाहिए, 2 बार है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2। 5 एक बार है तो 5 का पावर 1 गुणे 7 का पावर 1, और ये हम लोगों ने लिख लिया इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में। हमने इनका तो गुणनखंड कर दिया, लेकिन जो भी संख्या है देखिए 2, 5, 7 के रूप में आ रही है, 2, 5, 7 के रूप में आ रही है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये अभाज्य गुणनखंड रूप है। उसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 13, 12 का फैक्टर लिख सकते हैं 4 गुणे 3, या फिर हम लोग 4 को भी हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। लिख लीजिए पहले, तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, और चूंकि 13 पहले से अभाज्य संख्या है इसलिए 13 को वैसे का वैसे ही छोड़ दीजिए। अब हम लोग जब इसको लिखेंगे तो 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 13 का पावर 1 हो जाएगा, और ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी जा चुकी है ये संख्या। अब 180 का अभाज्य गुणनखंड बताना है अगर, तो इसको हम लोग मतलब छोटे छोटे रूप में तोड़ लीजिए और उसका फिर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 18 गुणे 10, चूँकि ऐसे तोड़ लेंगे तो हम लोग को फैक्टर करना आसान हो जाएगा। अब 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब इनको सजा करके लिख दीजिए, 2 2 बार है तो लिख लेंगे 2 का पावर 2 गुणे 3 2 बार है लिख देंगे 3 का पावर 2 गुणे 5 एक बार है तो लिख देंगे 5 का पावर 1, और ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी जा चुकी है संख्या। उसी तरीके से अगर हम लोग को मिल जाए 625 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुणे 25, और 25 का फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे, इसको भी 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। अगर हम लोग सबको लिखें तो केवल ये हो जाएगा 5 का पावर 4, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के रूप में इसका गुणनखंड हमने लिख दिया। अगर 81 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 81 को लिख सकते हैं 9 9 81, तो आप लिख लीजिए 9 गुणे 9। ठीक है, अब 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका मतलब जब इसको करना होगा तो लिख लेंगे 3 का पावर 4। इस तरीके से हमने देख लिया कि अगर हम लोग को परीक्षा में पूछ देगा कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करिए कि आप उनको छोटे छोटे रूप में तोड़ लें, और नहीं तो हम लोग गुणनखंड करने का मेथड जानते ही हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 140 का अगर गुणनखंड करना है तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले छोटी संख्या से कटाएंगे 2 से, तो 2 से कटाएंगे तो ये 70 बार में कट जाएगा, फिर 2 से कटने लायक है 2 से कटाइए ये 35 बार में कट जाएगा। अब ये संख्या 5 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, तो छोटी संख्या 5 है, 5 से कटाइए तो 7 बार में कट जाएगी, फिर एक बार 7 से कटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और जब 1 आ जाता है तो उसका बस ये जो भी संख्या है इनको सजा के लिख दिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 सजा करके लिख देंगे तो 2 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन देख लिया।
तो आप इसे नोट करिए। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट। इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जरूरी थोड़ा कि हमको हर बार कड़ी में 5 ही दे, ये चूंकि हर साल एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है। अब क्वेश्चन में क्या कर सकता है, कहीं पे आप कड़ी में 5 पूछ रहा है, कहीं कहीं आपसे मान लिया पूछ दिया कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, कहीं पूछ दिया कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि कड़ी में 4 तो देगा नहीं, क्योंकि 4 का वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल करके उसको कितने के बराबर लिख लेंगे, 2 के बराबर। तो इसके बाद हम लोग 5 लिख सकते हैं, कड़ी में 6 आ सकता है, कड़ी में 7 आ सकता है, कड़ी में 8 आ सकता है, कड़ी में 9 तो आएगा नहीं, क्योंकि 9 का फिर हम लोग वर्गमूल निकाल करके लिख सकते हैं। कड़ी में 10 कहीं आ जाए, ठीक है, कड़ी में 11 आ जाए, कड़ी में 12 आ जाए, कड़ी में 13 आ जाए। अब इस तरीके से अब इतने में से कोई भी अगर नंबर आ जाएगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बस यहीं पे वो चेंज कर देगा कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये चूंकि हर बार पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए अब कहीं हमसे पूछ दिया कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके हमको बताना है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, तो इसको तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही। कहीं कहीं हम लोग को ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, या माइनस करके दे दे कड़ी में 3 माइनस 7 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करने के लिए दे दे। या फिर मल्टीप्लिकेशन में करके दे दे 5 इंटू √3 एक अपरिमेय संख्या है, या 5 √3 प्लस 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से बहुत सारे हम लोग को क्वेश्चन दे सकता है और रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग इसके बाद देखेंगे, पहले इसको प्रूफ कर लें, फिर इसके बाद हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा दें। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर हमको ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम लोग अपोजिट मान लेंगे। हम लोग मान लेंगे कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय ना होकर के कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो हम लोग उसको कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं, M/N के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि ये P/Q के रूप का है, P/Q बराबर कड़ी में 5 के बराबर है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। और शर्त ये होता है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा रही है तो वो उसका अंश और हर का HCF सदैव क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हम लोग नोट में लिख रहे हैं कि अगर P तथा Q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 होगा तब जाकर के हम लोग कहेंगे कि वो परिमेय संख्या है, अदरवाइज हम लोग कह देंगे कि वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे √5 दिख रहा है, तो √ हटाने के लिए दोनों पक्षों का आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो एक लाइन लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये हमको मिल जाएगा P²/Q² बराबर √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इससे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माने तिर्यक गुणा करते हैं, तो P² बराबर मिलेगा 5 Q² के बराबर। अगर हम लोग 5 से ला करके डिवाइड करते हैं तो लिखेंगे P²/5 = Q² के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। और इसको आप कुछ समय के लिए इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, फिर आगे हम लोग बताएंगे इसका कहाँ यूज है। P²/5 दिख रहा है, इसका मतलब P² में 5 से भाग दिया जा रहा है। अगर P² 5 से पूरा कट जाता है, ये कब पॉसिबिलिटी बनेगी, तो इसके लिए हम लोग एक लाइन लिख रहे हैं कि यदि P² 5 से विभाज्य है, यदि P² 5 से विभाज्य है, यह तभी संभव है जब, तो लिख लेंगे अतः P भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। यदि P² 5 से कट रहा है तो P भी 5 से जरूर कटा होगा, तभी जाकर के P² 5 से कट रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हमने ले लिया 25, 5 से कटता है भाई, तो लिख लेंगे ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब अगर 25 का हम लोग स्क्वायर कर दें, ये भी 5 से पूरा कटेगा, तो इसको लिख सकते हैं 25 × 25, चूँकि स्क्वायर है 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं। अब हमने इसमें डिवाइड कर दिया अगर 5 से, तो 5 से ये कटेगा 5 टाइम्स में, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। इसका मतलब ये पूरा कट जा रहे थे, और कटने के बाद इसकी वैल्यू 5 के बराबर, इसकी वैल्यू 125 के बराबर। तो कहने का मतलब अगर कोई संख्या
मान लेते हैं अगर 5 से कटती है तो उसका स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी 5 से पूरा पूरा कटेगी। यदि कोई संख्या 3 से कटती है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो वो 3 से पूरा पूरा कटेगी। तो हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे, मान लेते हैं 5 से अगर किसी नंबर में डिवाइड करना हो, मान लेते हैं हमने ले लिया यहाँ पे 16, ठीक है, तो 5 से अगर 16 में डिवाइड करना है तो हम लोग लिखेंगे 5 का 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 15 होगा, और माइनस करेंगे तो यहाँ पे शेषफल हमको 1 मिल जाएगा। तो हम लोग भाग चेक करने का तरीका अभी लगा रहे हैं, पहले एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। मान लेते हैं अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारा 5 से भाग देना है 15 में, 3 बार ले जाएंगे 15 आ गया, और इसका शेषफल हो गया 0। दोनों में क्या अंतर आने वाला है, तो हम कहेंगे कि अगर भाग को चेक करते हैं तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसको भी आप लोग याद करिएगा क्योंकि यूक्लिड ज्यामिति में इस फॉर्मूले का भी बहुत ज़्यादा यूज आता है, ठीक है। तो चलिए भाज्य है यहाँ पे 16 के बराबर, तो 16 बराबर लिख लेंगे भाजक है 5 गुणे भागफल है 3 अधन 1 करेंगे तब जा कर के आएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर शेषफल 1 आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, अगर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 16 तब 5 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसको अगर चेक करते हैं तो लिखेंगे 15 बराबर 5 गुणे 3 प्लस 0। इसका मतलब 15 को हम लोग केवल 5 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शेषफल 0 हो गया उस कंडीशन में, देखिए 15 का एक फैक्टर अगर हम लोग करते हैं तो 5 गुणे 3 लिखेंगे। इसका मतलब ये इसका क्या बन जा रहा है, गुणनखंड बन जा रहा है। तो अब ये जरा बताइए, अगर 3 के जगह पे 4 होता वो भी संख्या 5 से कटेगी, अगर 8 होगा वो भी संख्या 5 से कटेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे नंबर अगर चेंज कर करके भी लिखें तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो संख्या जो भी बनेगी वो 5 से पूरा पूरा कटेगी। तो चूंकि हमने p को 5 से कटा रहे थे तो लिख सकते हैं कि p बराबर 5 इंटू, हम लोग चाहें तो अब वहाँ पे m के रूप में लिख लीजिए। अब m के जगह पे आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने 5m के रूप में ले लिया और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3 हो गया, क्योंकि सेकंड तक लिए थे, अब इसको हमने 3 मान लिया। अब इसके बाद की टॉपिक क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो लिख लेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर हमको क्या मिलने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे जहाँ पे p होगा वहाँ पे 5m रखना है। तो चूंकि p स्क्वायर के जगह पे 5m स्क्वायर, 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 5q स्क्वायर था, रहने दीजिए। अब अगर हम लोग इसको लिखें तो 5 इंटू 5m स्क्वायर इजक्वल टू 5q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 5 इंटू 5 इसलिए किए इस वाले 5 से ये वाला 5 क्या हो जाए, कट जाए, ये वाला 5 कट जाए, बराबर के इधर वाला कट जाएगा। अब इससे हम लोग को क्या फ़ायदा मिलेगा, तो इधर का मिटा करके हम लोग आगे इसको लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे लिखने वाले हैं, इसका कलर हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। तो हमको मिलेगा 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर बराबर क्या है, केवल q स्क्वायर है। अगर हम लोग m स्क्वायर का मान निकालते हैं तो q स्क्वायर अपन 5 मिलेगा, q स्क्वायर अपन 5 है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, एक बार जरा देखिए, p स्क्वायर अपन 5 था तो लिखे थे p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। सेम इसी प्रोसेस से इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग लिखेंगे कि चूँकि या फिर यदि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः q भी 5 से विभाज्य होगा। और जब विभाज्य होगा उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्या q जो होगी 5, और कोई मान लेते हैं ये m के रूप में लिए हैं, इसको n मान लीजिए, तो ये 5n के रूप का होगा। इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं, इसको आप 4 मान लीजिए। अब हम लोग का लगभग 80% क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग को क्या करना है कि अंश और हर का HCF चेक करना है कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 1 आएगा तो परिमेय संख्या है, अगर 1 नहीं आएगा तो परिमेय संख्या नहीं है। तो लिखेंगे P तथा Q का HCF लेने पर हमको क्या मिलेगा, तो P का हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू m, Q को लिख सकते हैं 5 इंटू n। अब हम लोग देखेंगे HCF क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक।
जो उसमें अधिक से अधिक कॉमन है तो हम लोग लिख सकते हैं HCF ऑफ P, Q कितने के बराबर आएगा, तो जो दोनों में कॉमन होगा तो 5 आ गया, जबकि आना चाहिए था हम लोग को 1 के बराबर। HCF कितना होना चाहिए, 1 के बराबर, जबकि इसका HCF 5 के बराबर है। तो लिखेंगे एक लाइन नीचे, अतः P/Q परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, जिससे अतः फिर से लिख दीजिए, अतः जो ये कड़ी में 5, जो ये P/Q जब परिमेय नहीं है, इसका मतलब कड़ी 5 भी परिमेय नहीं है। अतः कड़ी में 5 भी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दे, मान लेते हैं अगर यहाँ पे कड़ी 5 के जगह पे कड़ी 3 दे दे, तो जहाँ जहाँ 5 हमको दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, 3 आएगा। और जब आप उसका HCF निकालेंगे तो उसका HCF भी जो संख्या माने रहेंगे उसी के बराबर आएगी। अगर कड़ी में 5 लेते तो इसका 5 आया, अगर कहीं कड़ी 3 ले लेंगे तो उसका HCF 3 के बराबर आ जाएगा, अगर कड़ी 2 लेंगे तो उसका HCF 2 के बराबर आएगा, अगर कड़ी में 13 ले लिया तो उसका HCF 13 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी कंडीशन में उनका HCF हमारा 1 के बराबर तो आएगा नहीं, और HCF 1 के बराबर नहीं आएगा तो हम लोग कह देंगे कि वो एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः वो क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और इस तरीके से हम लोग इसको पेपर में हल करेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे। तो चलिए हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के रिवीजन क्लास में चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 है हमारा बहुपद, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बहुपद किसे कहेंगे, तो चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा और भाग के रूप में व्यक्त करने को ही हम लोग बहुपद कहते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं चर और अचर राशि को बीजीय व्यंजक के रूप में लिख सकें, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले, अब चूँकि हम लोग हर चीज़ पढ़े हैं, अब हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि चर राशियाँ क्या होती है, अचर राशियाँ क्या होती हैं। तो चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान समय के साथ बदलता रहता है, माने क्वेश्चन में हर बार उनका मान अलग अलग आ सकता है, जबकि अचर राशियाँ हमेशा के लिए फिक्स होती हैं, जैसे कि वास्तविक संख्याएं, ये इनका मान हमेशा फिक्स होता है। अब चर राशियों को हम लोग A से लेकर के Z तक के जो भी लेटर होते हैं उनसे हम लोग इनको डिनोट करते हैं, और जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर राशियाँ बोलते हैं। अब मान लेते हैं हम लोग A से लेकर के Z के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, हमने मान लिया इनके बीच में हमने एक x ले लिया, ठीक है, और एक कांस्टेंट वैल्यू कोई ले लीजिए, तो हमने कहा कि कांस्टेंट वैल्यू हमने 5 ले लिया। अगर x और 5 के बीच में अगर प्लस का सिंबल लगाते हैं तो कहेंगे कि वह क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा, मतलब बीजीय व्यंजक बन जाएगा, उसको हम लोग बहुपद बोलेंगे। अगर हम x में से 5 को माइनस कर देंगे तभी ये बहुपद बनेगा, अगर x में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी ये बहुपद बन जाएगा, और x में अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तभी एक बहुपद बन जाएगा। अब इसमें शर्त क्या होता है कि बहुपद में जो चर राशि होती है, जो चर राशि होगी उसका घात, ठीक है, तो लिख लेंगे चर राशि का घात क्या होना चाहिए, सदैव धनात्मक तथा पूर्णांक होता है। ठीक है, धनात्मक तथा पूर्णांक होता है। अगर किसी में चर राशि का घात अगर धनात्मक है और पूर्णांक है तभी हम लोग उसको बहुपद कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अब क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि मान लेते हैं हमको दे दिया जाए x² + 5x + 6 मतलब इस तरीके का हम लोग को कोई दे दिया जाए, तो हम लोग कहेंगे कि यह एक बहुपद है, क्योंकि इसका x का पावर पॉजिटिव भी है और एक इंटीजर भी है। यहाँ पे x का पावर चूँकि वेरिएबल x है, इसका पावर केवल 1 लिख सकते हैं, तो इसका पावर पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, इसलिए बहुपद है। अब मतलब ये अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये बहुपद में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अगर आ जाए x का पावर 2 प्लस हमने लिख दिया 5/x + 3। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये बहुपद है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें चर राशि नीचे है, और इसको अगर रैखिक रूप में लिखना चाहते हैं, मतलब ये x को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो यही हमको लिखी जाएगी x² + 5, और ये x ऊपर जाएगा, इसका पावर अगर 1 है ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा और +3।
अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो चर राशि है उसका घात क्या हो गया, निगेटिव आ गया। इस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्लियर हुआ? ऐसे भी आ जाएगा जैसे कि x का पावर 5 प्लस 6 अंडर रूट एक्स प्लस 9। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या कड़ी में है और इसका मूल 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 5 प्लस 6, और इसको अगर कड़ी से बाहर निकालते हैं तो x का पावर 1/2 लिख देंगे और प्लस 9 वैसे का वैसे ही। चूँकि हम देख रहे हैं इसमें चर राशि का घात 1/2 है, चूँकि फ्रैक्शन में है, इंटीजर तो है नहीं, इस वजह से हम लोग कह देंगे ये भी बहुपद नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको 1 नंबर में मिल जाएंगे। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अगर मान लेते हैं एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, हमने ले लिया x का पावर 10 प्लस अंडर रूट 5 इंटू एक्स प्लस 7 है। अब बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये भी बहुपद नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है कि आप केवल x जो वेरिएबल है उसे देखिए, वेरिएबल का पावर तो +1 है ही, कड़ी तो इस वाली संख्या के साथ लगी है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये बहुपद है। तो ये चीज़ बस ध्यान देना है कि जो भी चर राशि होगी, जो भी वेरिएबल होगा, उसका पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो इतना क्लियर हुआ। अब हम देखने वाले बहुपदों का प्रकार। अब हम देखेंगे बहुपदों के प्रकार में कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद हम लोग जनरली 2 प्रकार से बांटते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग पहला तो लिख लेंगे पदों के आधार पे, पदों के आधार पर, और दूसरा हो जाता है घातों के आधार पे, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार। अब हम इनमें देखने वाले हैं कि बहुपदों के जो प्रकार हैं पदों के आधार पे वो कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो हम लोग इसमें पहला लिख रहे हैं एक पदीय बहुपद, ठीक है, एक पदीय बहुपद। अब इसके हम लोग केवल नाम से ही देखने वाले हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद बोलेंगे। अब इसका कुछ एग्जांपल हम लोग साइड में लिख ले रहे हैं, जैसे कि 5x, इसमें पदों की संख्या 1 है। जैसे हमने लिख लिया x का स्क्वायर, हमने लिख लिया 9x का पावर 15, तो ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद बोलेंगे। ये इसका एग्जाम्पल हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितने के बराबर हो जाए, 2 होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपदीय बहुपद बोलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमने लिख लिया x प्लस 5। अब चूंकि अगर हम लोग पदों को सेपरेट कर रहे हैं तो प्लस और माइनस का सिंबल लग जाएगा, तो पद कई पद में सेपरेट हो सकते हैं। जैसे कि अब इसको अलग मानेंगे, इसको अलग मानेंगे, तो प्लस सिंबल इनको सेपरेट कर रहा है, इसका मतलब पहला पद ये, दूसरा पद ये, इसको तब हम लोग बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। ये एक मान हो सकता है। या हम लोग लिख लेंगे x का पावर 9 प्लस 27, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो कहेंगे कि इसमें भी सेपरेट हो रहा है प्लस सिंबल के साथ, इसलिए हम लोग कहेंगे पहला पद ये, दूसरा पद बने द्विपद हो गए। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख लिया 6x का पावर 5 प्लस 22, इस तरीके का हमने लिख लिया। तो हम कहेंगे कि ये भी द्विपदीय बहुपद है, ये एक पद है और ये एक पद है, ये द्विपदीय हो गया। और हम लोग माइनस सिंबल के साथ भी अगर लिख लें, जैसे 5x प्लस में लगा करके एक बार माइनस लगा लीजिए, तो अगर माइनस लगा लेते हैं तब भी वो क्या बोला जाएगा, द्विपद बोला जाएगा। तो 5x - 2 कर देंगे तो ये भी क्या बोला जाएगा, द्विपद बोला जाएगा, ठीक है। तो पदों के आधार पर हमने ले लिया। अब तीसरा है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, अब इसके हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि जिसमें पदों की संख्या 3 के बराबर होगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बहुपद बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 ले लीजिए, इसमें काउंट करिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसका मतलब इसमें पदों की संख्या 3 है, इसलिए हम लोग इसको त्रिपदीय बहुपद बोल रहे हैं। और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, x टू द पावर हमने लिख लिया, मान लेते हैं 10 प्लस 25, x टू द पावर हमने लिख लिया 8 और प्लस 9x ले लिया, इसका मतलब इसमें पदों की संख्या 1, 2 और ये 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिपदीय बहुपद हो जाएंगे। और अगला होता है हमारा शून्य बहुपद, ठीक है। तो अगला हम लोग लिख सकते हैं शून्य बहुपद किसे कहेंगे, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद उसे कहते हैं जिसमें पदों का गुणांक जो है वो 0 के बराबर हो जाए। जैसे कि 0 × x²,
अगर हम लोग इनको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 0 ही मिल जाएगा। और तो ये एक पदीय शून्य बहुपद है जिसमें पदों की संख्या केवल 1 है। अगर कह दिया जाए कि द्विपदीय शून्य बहुपद लिखिए तो इसको लिख सकते हैं 0 × x² प्लस 0 × x। अब इसमें काउंट करिए एक पदीय और एक पदीय, तो द्विपदीय शून्य बहुपद हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए इतना क्लियर हुआ, तो अब हम देखने वाले हैं घातों के आधार पर बहुपदों के प्रकार। तो हमने यहाँ से इसके 4 प्रकार लिख लिए। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं घातों के आधार पर बहुपदों के प्रकार। ठीक है, चलिए अब हम देखने वाले हैं घातों के आधार पर बहुपदों के प्रकार। तो इसमें हम लोग पहला लिखने वाले हैं एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद जिसको हम लोग एक नाम और देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो जनरली कहीं कहीं रैखिक बहुपद भी आ जाता है, कहीं कहीं एक घातीय बहुपद भी आ जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है। अब इसमें हम लोग को क्या देखेंगे कि इसमें जो चर राशि का घात हो वो अधिकतम क्या होना चाहिए, 1 होगा। उसी को हम लोग बोलेंगे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 5x और 9x प्लस 27x प्लस 5। ये भी हो सकता है, हम लोग पदों को बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 27x प्लस 5। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद बोलेंगे। दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, तो द्विघातीय बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें चर राशि का अधिकतम घात क्या हो, 2 के बराबर हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि x का पावर 2, ये भी हो सकता है, या x का पावर 2 प्लस 7, ये भी हो सकता है, या x का पावर 2 प्लस 4x प्लस 4 के बराबर। ये सभी क्या है, द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि इनमें हम लोग देख रहे हैं कि सबका पावर कितने के बराबर है, 2 के बराबर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। और इसमें ये एक घातीय बहुपद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका मैक्सिमम पावर कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। और किसका पावर, तो चर राशि का अधिकतम पावर 1 के बराबर है। तीसरा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद किसे कहेंगे, तो इसके नाम से ही क्लियर है कि त्रि मतलब 3, घातीय मतलब घात वाला बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितने के बराबर हो, 3 के बराबर हो, उसे हम लोग बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। जैसे कि x का पावर 3 प्लस 25, ये हम लोग को एक त्रिघातीय बहुपद हो गया। और भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे x का पावर 3 प्लस 27x² प्लस 5x प्लस 3, ये भी त्रिघातीय बहुपद है। और भी हम लोग एग्जांपल इसका लिख सकते हैं, जैसे कि 5x का क्यूब प्लस 97x² प्लस 5, इस तरीके से। अब इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, त्रिघातीय बहुपद में किसमें अधिकतम घात 3 के बराबर है, किसका, चर राशि का, इसलिए हम लोग इनको क्या बोले हैं, त्रिघातीय बहुपद बोले हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर हम इसके आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि बहुपद में जो चर राशि का घात है उसको या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में सजा करके लिखने को ही हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। इसी को तो हम लोग लिखेंगे चर राशि के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद का मानक रूप बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 5x² प्लस 7x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 7 प्लस 25x प्लस 3। इस तरीके से अगर हमको क्वेश्चन मिल जाए और कहा जाएगा कि इसको मानक रूप में लिखिए, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग मानक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, या तो आरोही क्रम में इनके पावर्स को लिखिए या फिर ये अवरोही क्रम में लिख देंगे। तो अगर हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं तो क्या होगा, और अवरोही क्रम में लिखते हैं तब क्या होगा। ठीक है, आरोही का मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम,
जबकि अवरोही क्रम का मतलब क्या है, घटते हुए क्रम। तो आरोही का क्रम का मतलब है कि सबसे पहले छोटा लिखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो पहले हम लोग अवरोही क्रम लिख लेते हैं, फिर उसी का उल्टा कर देंगे तो आरोही क्रम होगा। तो घातों को हम लोग किस रूप में लिखने वाले हैं, घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे दिख रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको लिख लेंगे 3x का पावर 7। फिर 7 से कम पावर 5 दिख रहा है, तो इसको लिख लेंगे 7x का पावर 5। ठीक, 5 से कम पावर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो लिख लेंगे +5x का पावर 2। 2 से कम पावर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो लिख लेंगे 25x। और क्योंकि इसमें वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि इसमें वेरिएबल का पावर क्या हुआ होगा, 0 के बराबर हुआ होगा। और एक चीज़ और, पहले इसको लिख लें, हम लोग यहाँ पे लास्ट में 3 लिख देंगे, तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। और अगर हम लोग इसको आरोही क्रम में लिख दें तो 3 + 25x + 5x का स्क्वायर + 7x का पावर 5 + 3x का पावर 7 कर देंगे, तो ये बहुपद का आरोही क्रम हो गया मानक रूप में लिखने का। और बहुपदों का मानक रूप में ये अवरोही क्रम में लिख दिया, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपदों का मानक रूप। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अचर बहुपद किसे कहते हैं, अचर बहुपद, अचर बहुपद वे होते हैं जिसमें x का गुणांक जो भी है, मतलब जो भी x की वैल्यू है उसका पावर कितने के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पे इसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम लोग लिख रहे हैं केवल 5, तो 5 लिखने का मतलब ये बहुपद, अगर पूछा जाएगा कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो कहेंगे कि ये बहुपद है, क्योंकि इसमें हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × x का पावर 0 करके लिख सकते हैं। और x का पावर 0, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, उसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। मान लेते हैं 18 है, 18 का पावर 0 का मतलब इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। चाहे कोई भी नंबर ले लिया, मान लिया 105 ले लिया, इसका पावर 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 को 5 × 1 और 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0। इसका मतलब अचर बहुपद भी हमको क्लियर हो गया कि केवल अगर कोई कांस्टेंट नंबर भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बहुपद बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ, आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग इसके बाद चलते हैं अगली टॉपिक पे। अब हम देखने वाले हैं बहुपद की घात, बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग इसको कैसे बताएंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। तो अभी हम लोग देखा था कि मान लेते हैं 3x का पावर हमने ले लिया 2 + 6x का पावर 5 + 3x का पावर 4 प्लस हमने ले लिया 7x का पावर 7x + 9, इस तरीके से ले लिया। तो हमसे अगर पूछा जाएगा कि बहुपद की घात बताइए तथा इस साथ साथ इसको मानक रूप में सजा करके लिखिए, तो हम लोग अगर इसको अवरोही क्रम में सजा करके लिखेंगे तो चर राशि का अधिकतम घात सबसे पहले, फिर उससे बाद उससे कम। तो अगर सजा करके लिखते हैं तो सबसे अधिक पावर हम लोग को क्या दिख रहा है, 5 के बराबर दिख रहा है, तो इसको लिख लेंगे 6x का पावर 5 + 3x का पावर 4, इससे कम + 3x का पावर 2 + 7x + 9। ये क्या हो गया, बहुपद का मानक रूप हो गया। और बहुपद के मानक रूप में देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा पावर दिख रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद की घात बोलेंगे। इसलिए हम लोग कहेंगे बहुपद की घात कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि दे करके हमसे पूछ देगा कि बहुपद की घात बताइए, तो हम लोग बहुपद की घात बता सकते हैं। तो उसमें देखेंगे कि जो चर राशि का अधिकतम घात होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद की घात। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बहुपद की घात को, तो लिख लेंगे चर राशि का अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। अब हम देखने वाले हैं बहुपदों का शून्यक क्या होता है। बहुपद के शून्यक इसको हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब बहुपद के शून्यक वे मान होते हैं जिनको उस बहुपद में रखने पर पूरा मान ही कितने के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, मतलब 0 के बराबर जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हमने ले लिया 5x + 2 = अगर मान लेते हैं 5x + 2 कोई अगर एक बहुपद है, ठीक है, और हमको बताना है कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन अगर हमको मिल जाए, प्रश्न है हमारा कि 5x + 2 का शून्यक ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
तो इसका शून्यक निकालना है, मतलब इस पूरी वैल्यू को ही आप एक बार शून्य के बराबर कर दीजिए। तो लिख लेंगे माना 5x + 2 = 0। कुछ समय के लिए इसको 0 के बराबर मानिए और यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए। जो x की वैल्यू होगी उसी को हम लोग बहुपद का क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। तो यहाँ से 5x को रहने दीजिए, 2 को उधर भेजेंगे तो सिंबल माइनस हो जाएगा, -2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, चूँकि मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, -2/5। इसका मतलब इस बहुपद का शून्यक कितने के बराबर आया, -2/5 के। क्योंकि अगर इस बहुपद में आप -2/5 अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो टोटल वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो लिखेंगे 5x + 2 है। अब जहाँ x है वहाँ पे रख दीजिए -2/5, तो लिख लेंगे 5 × -2/5, चूँकि ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस का सिंबल है, +2। 5 से 5 तो कट जाएगा एक बार में, 1 का -2 में गुणा करेंगे, -2 मिलेगा। इधर पहले से +2 है और -2 + 2 कट करके कितने के बराबर मिल जाएंगे, 0 के बराबर मिल जाएंगे। इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं अतः x बराबर -2/5 इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो मान लेते हैं अगर इसमें हम लोगों ने पहला देख लिया रैखिक बहुपद, अभी इसके पहले हम लोग पढ़ के आए हैं रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो रैखिक बहुपद को हम लोग एक घातीय बहुपद भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात कितने के बराबर, 1 के बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब रैखिक बहुपद हम लोग लिखने का जो मानक रूप है ax + b बराबर केवल ax + b के रूप में होता है, ठीक है। जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तो इसमें वेरिएबल तो दिखेगा ही नहीं। और रैखिक बहुपद का मतलब है कि इसमें वेरिएबल का अधिकतम पावर 1 के बराबर हो। इसका मतलब a अगर 0 हो गया तो ये वेरिएबल का पावर 1 ना होकर के पूरा मान ही हम लोग को ये कांस्टेंट के बराबर मिल जाएगा। इसलिए हम लोग रैखिक बहुपद में a को 0 के बराबर नहीं करेंगे। अब अगर हमको कह दिया जाए कि ax + b के रूप का अगर कोई बहुपद है तो उसका शून्यक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका शून्यक हमको निकालने के लिए अभी जो हमने पढ़ के आए हैं कि ax + b को कुछ समय के लिए 0 के बराबर मान लीजिए। अब 0 के बराबर मानेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं ax बराबर -b के। अगर हम लोग सॉल्व करें तो x की वैल्यू -b/a के बराबर मिल जाएगी और हम लोग कहेंगे कि यही बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो इस बहुपद का ये क्या बोला जाएगा, शून्यक बोला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले भी शून्यक एक बार निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। रैखिक बहुपद के लिए शून्यक आएगा -b/a। इसको हम लोग अगर दूसरे तरीके से लिखे तो लिख सकते हैं x बराबर -b क्या है, तो b को हम लोग बोलेंगे चूँकि अचर पद है तो बोल देंगे अचर पद, बटे में a को क्या लिख सकते हैं, तो a को लिख सकते हैं x का गुणांक, x में a से गुणा है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं x का गुणांक a है। तो नीचे लिख लेंगे x का गुणांक, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इसका हम लोग देख रहे हैं कि ये तो शून्यक हो गया और ये इनके क्या होंगे, गुणांक के रूप में हम लोग इनको बना करके लिख दे रहे हैं। तो बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में इस तरीके से संबंध बना सकते हैं। और अगली चीज़ हमने मान लेते हैं, अब इसके बाद हम लोग ले रहे हैं दूसरा हम लोग ले रहे हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसे इधर लिखने वाले हैं। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, तो इसका जो मानक रूप होता है उसको हम लोग लिखते हैं ax² + bx + c के रूप का, जहाँ पे शर्त यह है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर a ही 0 हो जाएगा तो इसका पावर, द्विघात का मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 पावर खत्म होकर के 1 पावर बन जाएगा, इसलिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग निकालने के लिए इसके गुणनखंड को जैसे करते थे उस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं कि अगर इसके दो शून्यक हम लोग को पता है, यदि शून्यक क्रमशः अल्फा तथा बीटा हो तो इनके बीच क्या संबंध बनेगा। अब एक चीज़ और समझिएगा
अगर पावर इसका 1 था तो इसका केवल एक ही शून्यक आएगा, जबकि अगर इसका पावर 2 है तो इसके दो दो शून्यक मिलेंगे। और वो दो शून्य क्या है, अगर हमने मान लिया एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अगर मूलों का योगफल निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो ये हमको मिलेगा -b/a के बराबर। ठीक है, अब -b/a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो माइनस b को लिख सकते हैं x का गुणांक बटे में a को लिख सकते हैं, a को x² का गुणांक बोल सकते हैं, तो बटे में x² का गुणांक लिख सकते हैं। और ये भी हम लोग का फॉर्मूला एक बन जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा मतलब इनके शून्यकों का योगफल हम लोग को -b/a के बराबर होता है। और इसको लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। और अगर इनके शून्यकों का आपस में गुणा करते हैं तो ये फार्मूला होता है c/a के बराबर। और c/a को क्या लिख सकते हैं, तो c चूँकि इसमें x है नहीं इसलिए इसको लिख लेंगे अचर पद बटे में a है, a को क्या लिख सकते हैं x² का गुणांक, तो लिख लेंगे x² का गुणांक। तो हमने देखा कि इनके शून्यकों, ये शून्यक हो गए और ये इनके गुणांक के रूप में लिख रहे हैं, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच हम लोग आसानी से संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं बहुपदों का योग तथा अंतर, मतलब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब दो बहुपदों को हम लोग कैसे जोड़ेंगे और कैसे हम लोग घटाएंगे। योग का मतलब जोड़ और अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हम लोग को एक बहुपद a दे दिया जाए x + 5 और दूसरा बहुपद दे दिया जाए b, हम लोग इधर लिख सकते हैं b बराबर हमको दे दिया जाए 2x + 9। इस तरीके का हमको क्वेश्चन दे दिया जाए, तो अगर हमसे कहा जाएगा कि दोनों बहुपदों को आपस में जोड़िए या घटाइए, हम लोगों ने मान लिया इसका गुणांक 10 बना लिया और इसको 15 कर लिया। ऐसे भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इनका योग निकालें तो योग को हम लोग बोलेंगे, योग बोलें या जोड़ बोलें या एडिशन बोले, बात एक ही है। तो योग का मतलब क्या है कि a + b हमको निकालना है, तो a + b कितने के बराबर होगा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a के जगह पे 10x + 15 प्लस b के जगह पे लिख सकते हैं 2x + 9 के बराबर। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो लिख लेंगे 10x + 15 + 2x + 9। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो भी वेरिएबल है इनका पावर तो सेम है, तो इनके गुणांकों को आपस में हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 + 2 मिल करके 12x प्लस 15 में 9 हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 के बराबर। ठीक है, तो a + b की वैल्यू हमको मिल जाएगी 12x + 24 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका आंसर ला सकते हैं। या फिर एक और मेथड है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू है 10x + 15 लिख लीजिए, b की वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक जैसी वैल्यू के नीचे दूसरी वैल्यू भी सेम वैसा ही आना चाहिए, तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं 2x + 9। अब अगर इनको आपस में जोड़ दें तो हमको इधर मिल जाएगा a + b बराबर के इधर इनको आपस में जोड़ेंगे तो 10x + 2x मिल करके 12x प्लस 15 में 9 जोड़ देंगे 24 के बराबर, और इस तरीके से हमारा ये भी आंसर मिल जाएगा। तो दोनों एक ही तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब ये तो था योग, अब हम लोग देखने वाले हैं अंतर। अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, घटाव या घटाना। अगर हम लोग इनको आपस में घटाते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं हमको a दिया था तो हमको a - b निकालना है। a के जगह पे है कितना 10x + 15, फिर यहाँ पे सिंबल देखिए ध्यान से माइनस का है इसलिए माइनस लगा दिया। b के जगह पे क्या है 2x + 9, तो लिख लीजिए 2x + 9। ठीक है, अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10x + 15 तो रहेगा, लेकिन माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x और -9 मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इनका सिंबल और इनका सिंबल क्या है, तो लिख लेंगे 10x में से 2x अगर माइनस करेंगे तो हम लोग को 8x मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 8x। और 15 में से अगर हम लोग 9 माइनस कर दें तो चूँकि 15 का सिंबल प्लस अधिक है, अगर हम लोग इसमें से अगर माइनस कर देते हैं तो ये 6 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि 15 में से 9 माइनस किया 6 के बराबर, इसका मतलब a - b की वैल्यू हमको मिल जाएगी 8x + 6 के बराबर। अगर इस मेथड से करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, हम लोग a की वैल्यू लिख लेंगे 10x + 15
और b की वैल्यू लिख लेंगे हम लोग 2x + 9। अब जब भी हम लोग घटाना करेंगे, नीचे वाला जो भी वैल्यू है उसका हम लोग सिंबल क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसको माइनस कर दिया, फिर नीचे वाले टोटल का हम लोग सिंबल माइनस कर दिए। अगर कहीं माइनस प्लस होगा तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये वैल्यू हमको मिल जाएगी a - b की। अब 10 में से 2 माइनस करेंगे 8x, और चूंकि प्लस का सिंबल अधिक है इसलिए प्लस, और 15 में से 9 घटा देंगे तो 6 के बराबर मिल जाएगा। इसका मतलब a - b की वैल्यू ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3 पे। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिन्हें हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होंगे? हमको देखने से लग रहा है कि दो चर होने चाहिए। हमने मान लिया कि पहला चर है x और दूसरा चर है y के बराबर। और रैखिक समीकरण हम लोग इसके पहले पढ़ के आ चुके हैं कि रैखिक बहुपद हम लोग पढ़ के आए थे कि जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 के बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। चूंकि यहाँ पे समीकरण है तो इसमें इक्वल का सिंबल आएगा जरूर। तो हम लोगों ने मान लिया कि दो चर राशियाँ हैं, एक x है और दूसरी y है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है, वो कैसे लिखते हैं? तो वो होता है हमारा ax + by + c = 0 के रूप का। ठीक है, ये हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जहाँ पे शर्त ये होगा, हम लोग यहाँ पे एक शर्त और भी लिख दे रहे हैं, जहाँ x तथा y चर राशि हैं, इसके साथ साथ लिख लेंगे तथा a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं a 0 हो नहीं b 0 हो। इसके साथ साथ ये भी लिख लेंगे a, b एंड c बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, इसका मतलब कि a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम देखने वाले हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप तो हमने लिख ही लिया, और हमने देख लिया कि x और y चूंकि यहाँ पे चर राशियाँ हैं, तो हमको अगर क्वेश्चन दे करके पूछेगा कि इसमें से x और y की वैल्यू निकालिए, तो x और y की वैल्यू अब तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास दो इक्वेशन दिए रहेंगे। तो आप यहाँ से चार मेथड से उनके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। और चार मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें जो सबसे पहला मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक, दूसरा जो विधि है इसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, जो तीसरी विधि है इसको बोल देंगे वज्र गुणनखंड विधि। इसको हम क्या बोलते हैं? वज्र गुणनखंड विधि, तीसरा मेथड। चौथा हो जाता है हमारा ग्राफीय विधि, या इसी का एक और नाम होता है आलेखी विधि। ठीक है, अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, विलोपन विधि को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, वज्र गुणनखंड विधि को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। अब इन चार तरीके से हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो आप इसे एक बार देख लीजिए। अब हम चलते हैं बारी बारी से इनको हल करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए जो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं, इससे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लिया, जैसे कि हम लोग को अगर दे दिया जाए कि अगर x + y = 10 हो और x - y = मान लेते हैं 6 हो, और दो इक्वेशन दे दिए जाए और हमको कहा जाएगा कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे, विलोपन विधि से भी हल करेंगे, वज्र गुणनखंड विधि से भी हल करेंगे और ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे। तो चलिए, अगर हम लोग को ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनको हल करके बताइए कि प्रतिस्थापन विधि से ये कैसे हल किए जाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे
हल में कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 था पहला समीकरण, तथा दूसरा समीकरण क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। हम लोग कोशिश करेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन है, हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई एक ऐसी वैल्यू को बराबर के उधर भेजें जहाँ से कोई पहली वैल्यू निकल जाए। जैसे अगर माइनस वाई को उधर भेजते हैं तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई मिल जाएगा, और इसको हम लोग तब मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और लिखेंगे कि समीकरण एक में समीकरण 3 का मान चूँकि प्रतिस्थापन लिख रहे हैं तो लिख लेंगे प्रतिस्थापित करने पर हमको क्या मिलने वाला है, तो हम लोग लिख लेंगे चूँकि x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, तो हम लोग को x के जगह पे क्या रखना है, 6 प्लस वाई रखना है। तो x के जगह पे लिख सकते हैं 6 प्लस वाई पहले से इज इक्वल टू 10 था। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो y प्लस वाई मिल करके हमको 2y मिल जाएगा, और 6 को बराबर को उधर भेज देंगे तो लिख लेंगे 10 माइनस 6, तो ये 2y इज इक्वल टू हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमको 4 मिल जाएगा, तो y की वैल्यू मिलेगी 4। और ये चूँकि 2 से मल्टीप्लाई था, इसको ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 2 के बराबर। हम लोग को तो y की वैल्यू 2 के बराबर मिल गई। अब हम लोग को क्या करना है, इसी वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर हमको क्या मिलने वाला है, तो लिख लेंगे प्रतिस्थापित करने पर लिख लेंगे x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई था, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो y के जगह पे 2 लिख सकते हैं, तो 2 लिख दीजिए। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 2 मिलकर के 8 के बराबर। इसका मतलब कि x की वैल्यू 8 हुई होगी और y की वैल्यू 2 हुई होगी। अब इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो आपने निकाला है वो सही है कि नहीं, तो इसको एक बार किसी भी समीकरण में एक बार रख के देख लीजिए, वो उसको संतुष्ट करना चाहिए। x के जगह पे 8 और y के जगह पे 2 रखिए समीकरण एक में, तो 8 प्लस 2 मिलकर के 10 के बराबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर आप चाहें तो दूसरे समीकरण में भी रख के चेक कर सकते हैं। x के जगह पे 8 में से y का मान 2 अगर घटाते हैं तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला है वो सही है, तो आप इसे नोट करिए। अब हम लोग चलेंगे इसी का दूसरा मेथड, विलोपन विधि से इसी क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम देखने वाला है इसी सेम क्वेश्चन को विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। चूँकि था x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 6, इसको हम लोग किस मेथड से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए इसको अगर हल करना चाहते हैं तो इसके सॉल्यूशन में कैसे लिख सकते हैं कि चूँकि हमको दिया था x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया है। अब हमको विलोपन विधि से अगर हल करना है तो सबसे पहले काम हमको ये करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा कि x का गुणांक क्या अगर बराबर है। अगर बराबर है तो हम लोग उसको आसानी से विलुप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद चेक करेंगे y का गुणांक आपस में बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो हम लोग उसको फिर आसानी से विलुप्त कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 और इसके नीचे लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब हम लोग देखेंगे कि अगर इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो लिख लेंगे जोड़ने पर हमको क्या मिलने वाला है, तो x प्लस एक्स मिल करके 2x और माइनस वाई और प्लस वाई एक दूसरे से कट जाएगा, तो इक्वल टू 10 में 6 ऐड कर देंगे तो ये 16 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16/2 और कटाएंगे तो x की वैल्यू कितने के बराबर मिल जाएगी, 8 के बराबर मिल जाएगी, जो कि इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया था तो x की वैल्यू 8 के बराबर मिली थी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग इसी सेम क्वेश्चन को x प्लस वाई इक्वल टू 10 था और x माइनस वाई इक्वल टू 6 था, अगर एक बार अगर जोड़े हैं तो दूसरी बार क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो लिख लेंगे घटाने पर हमको क्या मिलेगा, तो आपको इसके पहले बताए थे कि अगर घटाएंगे तो नीचे वाले टोटल का सिंबल चेंज कर दीजिए, तो ये प्लस है माइनस होगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इस बार देखे रहे हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो वाई आई प्लस वाई मिल करके कितने के बराबर हो जाएगा, 2y के बराबर, और 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 के बराबर।
तो y इक्वल टू लिख लेंगे 4/2 और घटाएंगे तो y की वैल्यू कितने के बराबर मिल जाएगी, 2 के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने इसके पहले जो मेथड से लगाया था प्रतिस्थापन विधि से भी x की वैल्यू 8 मिली थी और y की वैल्यू 2 मिली थी, और हमने इसमें चेक भी किया था कि कैसे हम लोग ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं थर्ड मेथड पे। अब हम देखने वाले हैं तीसरी विधि, वज्र गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस मेथड से हम लोग x + y = 10 और x - y = 6 को हल करके हम देखेंगे कि x और y का मान कितने के बराबर होगा। तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे ax + by + c = 0 के रूप का। ठीक है, चूंकि हमको दो इक्वेशन रहेगा तो इसमें डिफरेंस करने के लिए इसके गुणांक को a1, b1 और c1 से रिप्रेजेंट कर देना है। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, और दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया a2x + b2y + c2 = 0 के रूप का, और इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला बनता है x निकालने का फॉर्मूला होगा b1c2 - b2c1 बटे में a1b2 - a2b1। इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। उसी तरीके से y = आ जाएगा c1 × a2 - c2 × a1 बटे में a1 × b2 - a2 × b1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में अगर लाएंगे तब जाकर हल कर पाएंगे। तो x + y = 10 था, जबकि हमारा इसमें बराबर किधर 0 होना चाहिए, तो इस वैल्यू को बराबर किधर लाइए, तो x + y - 10 = 0 हो जाएगा। उसी तरीके से ये था x - y = 6, बराबर किधर 0 करने के लिए इसको बराबर किधर लेते हैं, तो लिख लेंगे x - y - 6 = 0 के हो गया। अब अगर हम लोग बारी बारी से a1, b1, c1 की वैल्यू निकालते हैं तो a1 की वैल्यू 1 होगी, b1 की वैल्यू हमको 1 मिलेगी y का गुणांक, और c1 की वैल्यू हमको -10 मिल जाएगी। उसी तरीके से a2, b2, c2 का मान निकालिए, तो a2 का मान हमको मिलेगा x का गुणांक 1, b2 का मान हमको मिलेगा -1, तो b2 की वैल्यू हमको मिलेगी -1 के बराबर, और c2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी -6 के बराबर, तो c2 की वैल्यू हम -6 के बराबर लिख लेंगे। अब हम लोग इसी फॉर्मूले में ला करके मान रख दे रहे हैं और आसानी से इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो x का मान हम लोग को कितना के बराबर मिलेगा, तो x बराबर लिखेंगे b1 देखिए तो क्या है 1, तो 1 गुणे c2 का मान, तो c2 का मान है हमारा -6 के बराबर, तो लिख लीजिए -6, माइनस b2 का मान क्या है, तो b2 का मान है -1 लिख लीजिए, इंटू c1 का मान कितना है, तो -10 के बराबर। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, और नीचे a1 × b2, a1 का मान 1 और b2 का मान -1 है, तो लिख लेंगे 1 × -1, माइनस a2 × b1, a2 है 1 और b1 है 1, तो लिख लेंगे 1 × 1। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -6, और माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन फिर यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस के बराबर होगा। इसका मतलब हो जाएगा -10 अपॉन -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 1 का 1 में करेंगे 1 ही हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं -16 अपॉन -2। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया और 2 से 16 घटाएंगे तो 8 के बराबर। इसका मतलब वज्र गुणनखंड विधि से भी x का मान हमको 8 के बराबर ही मिल रहा है। अब एक बार y का मान निकाल रहे हैं तो y बराबर उसी तरीके से c1 a2, c1 का मान है -10 और a2 का मान है 1 के बराबर, तो लिख लेंगे -10 गुणे 1, माइनस हमको लिखना है c2 × a1, c2 है हमारा -6, a1 का मान है 1, तो लिख लेंगे -6 × 1 अपॉन, और एक चीज़ ज़रा देखिए तो a1 b2 - a2 b1 ये नीचे का हर दोनों में बराबर है। इसका मतलब इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम वही आने वाला है, तो 1 × -1 -1 × 1 के बराबर मिलेगा। इसको हल कर लीजिए तो 10 का 1 में गुणा करेंगे -10, और माइनस माइनस करेंगे तो +6 बटे में हमारा -1 मिल करके -2 आए ही था, लिख लीजिए
-10 और +6 हमको अगर घटाते हैं तो हमको मिलेगा -4 बटे में -2, माइनस से माइनस ख़त्म, और 2 से 4 में भाग देंगे तो हमको 2 के बराबर मिल जाएगा। इसका मतलब y का मान हमको कितने के बराबर मिल गया, 2 के बराबर। अब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे हमने अगर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया था तो उसमें भी x का मान 8 और y का मान 2 आया था। अगर विलोपन विधि से भी हल किया था तो x का मान 8 और y का मान 2 आया था। अगर हमने वज्र गुणनखंड विधि से भी हल किया तो x का मान 8 और y का मान 2 आ रहा है। इसका मतलब आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो x और y का मान आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और चौथी विधि होती है ग्राफीय विधि, चूँकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे और आप उसका ग्राफ बना करके हल करेंगे तो उनका कटान भी जो होगा x का मान 8 पे और y का मान 2 पे आएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। अब हम देखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण अगर दिए रहेंगे तो हम उसको बिना हल किए ही बता सकते हैं कि वो एक दूसरे को अगर एक बिंदु पर काटेंगे कि एक दूसरे के रेखाएं समांतर हो जाएंगी, कि रेखाएं समपाती हो जाएंगी। तो इसके लिए 3 कंडीशन बनते हैं, 3 केस बनते हैं। तो सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए 2 इक्वेशन हम लोग मान ले रहे हैं। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप का मान लेते हैं। पहला समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का हो गया। ये 2 समीकरण हो गए। अब हम लोग को 3 तरीके के केस बनते हैं। हम लोग यहाँ से केस नंबर फर्स्ट लिख ले रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट ये है कि अगर a1 बटे a2 का मान निकालें और ये बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है, फर्स्ट केस है। सेकंड केस है, केस नंबर हम लोग सेकंड लिख दे रहे हैं, और ये क्या है कि a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर ना हो। और थर्ड केस क्या कहता है, ठीक है, इसको भी बना लेते हैं। केस नंबर थर्ड है कि a1 बटे a2 का मान बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, लेकिन ये भी बराबर हो जाए c1 बटे c2 के। तो यहाँ से हम लोग को 3 कंडीशन मिलने वाले हैं और हम देखेंगे कि अगर 3 कंडीशन बन रहे हैं तो हम लोग इनको क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग इस तरीके से पहले घेर लें, फिर आगे देखते हैं। अगर हमारा ये कंडीशन बन रहा है तो हम कहेंगे कि वो अगर 2 रेखाएं होंगी तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसका मतलब अगर 2 रेखाएं होंगी तो वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और जब 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी तो यहाँ पे आप x और y का मान निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि समीकरण का एक हल है, या इसी को बोल सकते हैं या अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है। अब इसका मतलब क्या है, अद्वितीय का मतलब 2 नहीं 1, इसका मतलब समीकरण का केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। और दूसरा चीज़ क्या कह सकते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और इस समीकरण का केवल एक हल होगा, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं अद्वितीय हल होगा। अगर ये कंडीशन हो रहा है कि a1 बटे a2 बराबर हो रहा है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। मान लेते हैं पहली रेखा L1 थी, दूसरी रेखा L2 है, तो इस बार L1 और L2 एक दूसरे क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्या लिख सकते हैं कि रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें कि समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। रेखाएं एक दूसरे को जब काटेंगी ही नहीं तो इनका कोई हल नहीं निकलेगा। थर्ड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन में अगर a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, और ये भी बराबर हो जाए c1 बटे c2 के, इस कंडीशन में अगर मान लेते हैं पहली रेखा अगर L1 थी तो दूसरी रेखा भी सेम उसी के ऊपर आ जाएगी,
और दूसरी रेखा भी सेम उसी के ऊपर आ जाएगी। इस कंडीशन में कह सकते हैं L1 और L2 एक दूसरे के समपाती हो जाती हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि रेखाएं समपाती हैं या होंगी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं कि जब रेखाएं समपाती होंगी तो हर जगह एक दूसरे को टच करेंगी और हर जगह ही हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। इसलिए लिखेंगे समीकरण का अनेक हल है, समीकरण का अनेक हल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि अगर दो रेखाएं हैं तो वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काट सकती हैं, या एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी तो एक भी बिंदु पर नहीं काटेंगी, और एक दूसरे के अगर संपाती हो जाती हैं तो हर एक बिंदु पर काटेंगी, मतलब हर एक बिंदु पर उसका मान निकाल सकते हैं। और हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण के इस तरीके से कितने हल होंगे, तो समीकरण के अनेक हल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप इसे नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, और चैप्टर नंबर 4 है हमारा द्विघात समीकरण। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के 4th चैप्टर द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे, तो इसका जो हम लोग पहले मानक रूप लिख लेते हैं। मानक रूप किस रूप में लिखा जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये हम लोग लिखते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का, जहाँ पे शर्त यह है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो ये पूरा मान ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है कि उसमें चर राशि का अधिकतम घात क्या बना रहना चाहिए, हमेशा 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने ये मानक रूप लिख लिया। ये किस रूप में लिखा जाएगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग अगर इस तरीके का समीकरण दे दिया जाएगा तो इसे हल करने के लिए हम लोग 3 मेथड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग इसके पीछे हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ के आए थे कि अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना होता तो हम लोग 4 मेथड का प्रयोग करते थे। पहला था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा था विलोपन विधि, तीसरा था वज्रगुणनखंड विधि, और चौथा था हम लोग का आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि। उसी तरीके से अब द्विघात समीकरण को अगर हल करना होगा तो इसके लिए हम लोग को 3 विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। हम लोग 3 विधियों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम लोग हल करके और x के मान को निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि। ठीक है, एक चीज़ और, इसमें चूंकि वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 के बराबर है तो इसके 2 मान निकलेंगे। अगर हम लोग द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो x के 2 मान जरूर से निकलेंगे। ठीक है, अब पहला हम लोग गुणनखंड विधि, दूसरा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो पूर्ण वर्ग बनाकर उसका हम लोग हल कर सकते हैं, या तीसरा विधि है श्रीधराचार्य का मेथड, श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में 3 विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल करेंगे, और श्रीधराचार्य विधि मतलब श्रीधराचार्य के सूत्र की सहायता से हम लोग कैसे उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हमको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, तो हमको अगर क्वेश्चन कह दिया जाए कि इसका हल करके x के दोनों मान निकालिए, और जब हम लोग जो मान निकालते हैं उसी को हम लोग द्विघात समीकरण का क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c के मूल ज्ञात कीजिए, ये हमारा मान लेते हैं क्वेश्चन है। तो इसे हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो मेथड का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो पहला हम लोग मेथड यहाँ से लगाने वाले हैं गुणनखंड विधि। तो लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के रूप का है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि लास्ट जो टर्म है उसका फैक्टर करिए, तो 6 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर लिख सकते हैं 3 गुणे 2, और फैक्टर करने के बाद इस तरीके से हमको फैक्टर बनाना है कि चेक करेंगे कि x का गुणांक अगर 5 है तो x का गुणांक जोड़ करके 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिख सकते हैं 3 + 2 अगर करते हैं तो 3 + 2 करते हैं तो 5 के बराबर आ जाता है। तो आप आसानी से अभी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 5 के जगह पे लिख सकते हैं 3 + 2, तो लिख लीजिए 3 + 2, इसमें x से मल्टीप्लाई था, x से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 6 = 0 कर दिया। अब x स्क्वायर प्लस 3 से
x में मल्टीप्लाई करिए 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों में x है, x को कॉमन करिए तो ये हम लोग लिखेंगे x प्लस 3 के बराबर। अब दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन है तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और 2 से 6 में भाग देंगे तो हमको 3 मिल जाएगा, तो लिख देंगे प्लस 3 बराबर किधर 0। और यहाँ देखने से लग रहा है कि x प्लस 3 यहाँ भी दिख रहा है और x प्लस 3 यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब x प्लस 3 को अगर दोनों में से कॉमन करते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पे x और यहाँ पे मिलेगा प्लस 2, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। और ध्यान दीजिए जब भी दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर होता है तो या तो पहली संख्या 0 हुई होगी या तो दूसरी संख्या 0 हुई होगी, तो आप बारी बारी से इनको 0 के बराबर कर लीजिए। तो यहाँ से x प्लस 3 को अगर आप 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू 3 को बराबर को उधर भेजेंगे तो -3 मिल जाएगा, और अगर x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -2 के बराबर मिल जाएगा। इसका मतलब हमने देखा कि चूँकि x द्विघात समीकरण है तो x के दोनों मान मिले, x का एक मान मिला -3 के बराबर और दूसरा मिला -2 के बराबर। इस तरीके से हमने द्विघात समीकरण का जो पहला मेथड था हल करने का गुणनखंड विधि, इस तरीके से हमने कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ से, क्योंकि ये मेथड अभी हम लोग लगाने वाले हैं, पहले एक आध और फॉर्मूला देख लीजिए। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अगर द्विघात समीकरण की ये दोनों क्या है, मूल बोले जाते हैं, और अगर इस मूल को हम लोग अल्फ़ा बोल दें और इस मूल को अगर हम लोग बीटा बोल देते हैं, तो अगर आपको केवल समीकरण के 2 मूल पता हैं तो आप आसानी से वो समीकरण निकाल सकते हैं जिसको हमने सॉल्व करके इसके मूल निकाले थे। उसे ज़रा देख लीजिए यहाँ पे, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो अगर हम लोग को द्विघात समीकरण लिखना है तो द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है, द्विघात समीकरण का फार्मूला हो जाता है हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये फार्मूला होता है द्विघात समीकरण निकालने का। अगर उसके मूल हमको पता है, अल्फ़ा और बीटा मालूम है, तो हम लोग आसानी से द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि फिर ये उल्टा सॉल्व करने पे इतना कैसे आएगा। तो लिख लेंगे जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा को बोलते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा को क्या बोल देंगे, मूलों का गुणनफल। एक चीज़ और यहाँ से पहले लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग बोलते हैं मूलों का योगफल, और ये बराबर होता है -b/a के बराबर। तो माइनस b को क्या बोल सकते हैं, x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब इसको बोलेंगे मूलों का गुणनफल, और मूलों के गुणनफल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा से, तो लिख लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, और c को लिखते हैं अचर पद, चूँकि इसमें कहीं x है नहीं, बटे में a को लिख सकते हैं x² का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 फार्मूले और देख लिए कि अगर हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना चाहते हैं तो c/a कर देंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकल जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना चाहते हैं तो -b/a करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकल जाएगा। मतलब हम लोग डायरेक्ट मूलों का योगफल और डायरेक्ट मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का देखिए इक्वेशन आया था x² + 5x + 6 के बराबर, इसको एक बार हम लोग प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, हम इसे मिटा करके और वो जो हमको प्रूफ करना है उसे हम प्रूफ कर दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखे थे द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है, तो लिखे थे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ये फार्मूला था। फार्मूले में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखिए, तो x² माइनस अल्फ़ा की जगह पर रखना है -3 प्लस बीटा की जगह पर रखना है -2, तो इनके लिए हम लोग ब्रैकेट को चेंज कर दे रहे हैं, मझला ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, और बाहर था x से गुणा, x प्लस अल्फ़ा की जगह पर -3 इंटू बीटा की जगह पर -2 रखना है, और बराबर किधर 0। सॉल्व करिए, x² माइनस -3
और -2 मिल करके -5 आ जाएगा, तो ब्रैकेट में -5 आ गया और इंटू एक्स है, प्लस माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 2 जा हो जाएगा 6 के बराबर, बराबर किधर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, तो +5 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर किधर 0। और देखिए तो क्या ये सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो अगर आपको दे दिया जाए कि द्विघात समीकरण के मूल निकालिए, तो हम लोग इस मेथड से निकालेंगे। और क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि द्विघात समीकरण के मूल अगर हमको पहले से पता रहेंगे, तो हम लोग आसानी से द्विघात समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण का हल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को कुछ पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा। हम लोग पढ़ के आए थे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर, जिसमें a स्क्वायर को हम लोग बोलते थे प्रथम वर्ग पद, बीच वाले पद को बोलते थे मध्य पद, या इसी को बोलते थे बीच का पद, और बी स्क्वायर को हम लोग बोल देते थे द्वितीय वर्ग पद। बी स्क्वायर को क्या बोल देते थे, द्वितीय वर्ग पद। अब इन तीनों में से कोई एक पद अगर गायब हो जाएगा, तो हम लोग उसको कैसे हल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हम लोग को अगर दूसरा कोई बनाना है, और चूंकि हम लोग को क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। जैसे मान लिया हम लोग को क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस 2ab दे दिया जाए और कहे जाए कि इसको पूर्ण वर्ग बनाइए, तो क्या जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। क्या गायब है, प्रथम वर्ग पद तो दिया हुआ है, मध्य पद दिया हुआ है, क्या गायब है, तो द्वितीय वर्ग पद गायब है। तो हम लोग लिखेंगे द्वितीय वर्ग पद बराबर फॉर्मूला होता है द्वितीय वर्ग पद बराबर, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं मध्य पद बटे में 2 गुणे प्रथम वर्ग पद का वर्गमूल। ठीक है, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि द्वितीय वर्ग पद अगर निकालना होगा तो मध्य पद बटे में 2 गुणे प्रथम वर्ग पद का वर्गमूल, और उसका कर देते हैं होल स्क्वायर। और इस फार्मूले से हम लोग द्वितीय वर्ग पद आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया कि द्वितीय वर्ग पद ज्ञात करने के लिए। अब अगर मान लेते हैं हम लोग को द्वितीय वर्ग पद दे दिया जाए, ठीक है, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया जाए। अब इसमें हम देखेंगे कि प्रथम वर्ग पद दिया है और द्वितीय वर्ग पद दिया है, क्या नहीं दिया है, तो बीच का पद नहीं दिया है या मध्य पद नहीं दिया है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है मध्य पद बराबर 2 गुणे प्रथम वर्ग पद का वर्गमूल गुणे लिख लेते हैं द्वितीय वर्ग पद का वर्गमूल ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो अब हमारे पास दो फॉर्मूले बन चुके हैं। अगर द्वितीय वर्ग पद निकालना होगा तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, अगर मध्य पद निकालना होगा या बीच का पद निकालना होगा तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब जैसे हमने मान लिया कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, हमको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर और मान लेते हैं प्लस 8x, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x का पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर है मतलब प्रथम वर्ग पद है और ये मध्य पद, इसको तब मान लेंगे। अब हम लोग को क्या नहीं मालूम है, तो द्वितीय वर्ग पद नहीं मालूम है, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x है। अब हम लोग को द्वितीय वर्ग पद अगर नहीं मालूम है तो इसको लिखेंगे मध्य पद बटे में 2 गुणे प्रथम वर्ग पद का वर्गमूल। मध्य पद है 8x
तो इसको कहीं साइड में हम लोग कर लिया जाए। इसको हम साइड में यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग लिख लेंगे मध्य पद 8x बटे में 2 गुणे प्रथम वर्ग पद का वर्गमूल। तो लिख लेंगे 2 गुणे प्रथम वर्ग पद क्या है, तो प्रथम वर्ग पद है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग अंडर रूट निकालते हैं, वर्गमूल करते हैं, तो एक्स के बराबर मिलेगा, तो इंटू एक्स कर दिया, और इसका हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर, और यहाँ से देखेंगे तो एक्स एक्स कट गया, 2 से 8 कट गया 4 बार में, इसका मतलब ये हमको 4 स्क्वायर के बराबर मिलेगा। इसका मतलब द्वितीय वर्ग पद कितने का बराबर है, 4 स्क्वायर के बराबर है। तो अगर हम इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग बन सकता है, ठीक है। तो जितना जोड़ेंगे उतना हम लोग को घटाना ही पड़ेगा, तो इतना हम लोग घटा देंगे, -4 का स्क्वायर हम लोग ने घटा दिया। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का ये फॉर्मेट बन गया है। इसको हम लोग सजा करके लिखे तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -4 का स्क्वायर पहले से है, इसको रहने दीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये पूरे वैल्यू को अगर a मान लिया जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन रहा है। तो हम लोग एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं। हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ के आए थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ऐसे लिखते हैं। तो अगर हम लोग उस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एक ब्रैकेट में x प्लस 4 और प्लस करना है तो प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 4 और -4। अगर हम लोग इनको सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिल जाएगा x प्लस 4 मिल करके 8 इंटू, इसको हम लोग कटाएंगे तो ये केवल x बच जाएगा। इसका मतलब हम लोगों ने इनका गुणनखंड कर लिया और ये x प्लस 8 इंटू एक्स के बराबर मिल रहा है। तो अगर हम लोगों ने पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 के बराबर है तो बारी बारी से अगर हम लोग हल करते हैं तो x प्लस 8 को एक बार 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू -8 मिलेगी, और एक बार x को 0 के बराबर करेंगे तो ये 2 मान हमको मिल गए। चूँकि ये द्विघात समीकरण था इसलिए द्विघात समीकरण के हम लोग को 2 मूल मिले, एक हमको मिल रहा है 0 के बराबर और दूसरा मिल रहा है -8 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूर्वक बना करके भी हल करना सीख लिया, आप इसे नोट करिए। अब हम चलते हैं श्रीधराचार्य के नियम पे। अब हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण को हल करने की जो तीसरी मेथड है, श्रीधराचार्य सूत्र। इसे हम श्रीधराचार्य के सूत्र से कैसे हल करते हैं, तो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, अगर हमारा फॉर्मूला है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a के बराबर, और ये हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र, ठीक है। अब इसकी सहायता से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाते हैं। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग जिनका गुणनखंड कर पाते थे, जिनका गुणनखंड नहीं भी कर पाते थे, इसकी सहायता से हम लोग क्या कर लेते थे, उसका हल निकाल पाते थे, ठीक है। अब हम लोग यहीं से देखने वाले हैं बी स्क्वायर -4ac क्या होता है। तो हम लोग बी स्क्वायर -4ac को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, और d बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, और इसी को हम लोग द्विघात समीकरण का विविधकर बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो उसको भी यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए, मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो द्विघात समीकरण के मूलों की अगर प्रकृति की बात करेंगे तो यहाँ से 3 कंडीशन बनते हैं, ठीक है, उसे भी थोड़ा समझ लीजिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो d की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो जाए। सेकंड कंडीशन है कि d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, और थर्ड कंडीशन ये है कि d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है, इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे, मूल असमान होंगे। असमान मतलब अलग अलग होंगे, डिफरेंट आएंगे, ठीक है, असमान होंगे, और इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होते हैं, वास्तविक होंगे, ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होगी, इस कंडीशन में समीकरण के जो मूल होंगे समान हो जाएंगे, मतलब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और इस कंडीशन में भी समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन ये है कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटा आ गया है,
इस कंडीशन में समीकरण के जो जो मूल होंगे वो काल्पनिक हो जाएंगे। समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर समीकरण के मूल अगर समान है या असमान है, इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि उनके मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक है, इस कंडीशन में भी मूलों का अस्तित्व होगा, और इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? तो मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, लेकिन अगर समीकरण के मूल काल्पनिक हो गए, उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो लिख लेंगे अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब इससे हम लोग आसानी से केवल b² - 4ac का मान निकाल करके बता सकते हैं कि जो हम लोग समीकरण हल करेंगे उसका मूल कैसा आएगा। समीकरण के मूल असमान होंगे कि वास्तविक होंगे। ठीक है, कि समीकरण के मूल समान होंगे कि वास्तविक होंगे, कि समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी वाला, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे देंगे जिसमें टोटल आपका 5 जो चैप्टर है वो कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो आप उसे देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 पे।